हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है इस चैनल पर मॉक टेस्ट की। और ये जो मॉक टेस्ट हमारे हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए हैं, तो 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, और प्ले लिस्ट का जो लिंक हमारा वो डिस्क्रिप्शन में है। अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, डायरेक्ट मॉक टेस्ट नंबर 7 से। तो क्या बोल रखा भाई पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है, पहले क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 702 रुपए हैं राम, रमेश और नरेश के बीच में गलती से कितने रेशो में विभाजित कर दे भाई। करने तो इस रेशो में विभाजित, यानी कि 1/3 रेशो 1/4 इस रेशो में विभाजित करने थे। यानी कि ये क्या है भाई, हमारा सही रेशियो है। और जो जिसमें विभाजित कर रखे उसने, ये हमारा क्या भाई, गलत रेशियो। और रेशियो में किसमें विभाजित कर दिया भाई, 3:4:6 में विभाजित कर दिए। अब देखो, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करो भाई चीजों को। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, हमारा 12 एलसीएम आएगा। 12 एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। और नीचे वाला तो ऐसे कैसा रहेगा, यानी कि 3:4:6। ये सिंप्लीफाई कर लिया ऊपर वाली वैल्यू को, ताकि हमें इसको कैलकुलेशन करे तो आसानी हुई हमें। तो देखो, ऊपर वाले पैसों का जोड़ और नीचे वाले पैसों का जोड़ क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रुपए तो 702 रुपए तो उसने यहाँ पर बांटे हैं इस रेशियो में, और 702 रुपए यहाँ पर बांटे हैं। लेकिन उससे गलती क्या होगी कि आपस में उसने किसी को तो ज्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए। यानी कि देने तो थे इस रेशियो में और दे दिए आपस में इनको इस रेशियो में, यानी कि दोनों जगह रुपए का जोड़ कितना होना चाहिए भाई, 702 रुपए। तो अमाउंट हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 4 3 7 और 2 9, 6 और 4 10 और 3 13। यानी कि ये 9 है और ये 13 है। तो दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए भी, हमारा इक्वल आना चाहिए। लेकिन इक्वल नहीं आया तो इसको इक्वल बनाएंगे भाई। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, हमारा 13 को 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 13 तिये 39 और 13 दूनी 26। यहाँ पर करेंगे 9 8 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 छिक 54। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको रखा है और किसको नहीं रखा। देखो, पहले वाला कौन था, राम था। दूसरे वाला कौन था, रमेश था। तीसरे वाला था नरेश। ये हमारा रमेश है। देखो, पहले वाले को तो इसने पूछ रखा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। पहले राम को आए थे 52 रुपए, और जब से एक्चुअल रेशियो में बांटा गया तो 27 है, यानी कि इसको तो लॉस हुआ। तो रमेश तो उत्तर में हो नहीं सकता, राम तो उत्तर में हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया और ऑप्शन नंबर डी कट गया। अब देखो, इसको जो रमेश है उसको भी लॉस हो रखा। पहले 39 रुपए मिले थे उसको, अब 36 मिल गए, तो 3 का लॉस इसको होगा। ये भी उत्तर में नहीं हो सकता, यानी कि रमेश भी उत्तर में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, सी बचा। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास सी, और इसको हम निकाल के भी देख सकते हैं कितना आएगा भाई। देखो 26, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो गया भाई, इसको 28 का प्रॉफिट हो गया 26 पर। यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू में प्राप्त करनी, मेरे इसको प्रॉफिट हुआ है। और ये की टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी, 117 थी। 117 की वैल्यू कितनी दे रखी भाई इसने, 117 की वैल्यू दे रखी है 702, और पूछ रखी है किसकी भाई, 28 की पूछ रखी है। अगर काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 छिक्का और 6 दूनी 12, 6 8 48, यानी कि 168 हमारा क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमने वैसे भी निकाल दिया था, बिना निकाले यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन करके। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, और वैसे भी कर सकते थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपए है। यदि सीपी यदि 20% का लाभ होता है तो प्रॉफिट किस पर होता है भाई, सीपी पर होता है। यानी कि 20% का लाभ है तो सीपी पहले कितने रुपए था, 100 रुपए था। 20% का लाभ हो गया तो कितने आ गए भाई रुपए, 120 रुपए आ गए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसने क्या बोल रखा है कि प्रॉफिट कितने का हो रखा है भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का है। यहाँ पर तो है 20 यूनिट का अंतर, लेकिन 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800 दे रखी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, क्रय मूल्य पूछ रखा है। यानी कि इसका ये 5 गुना हुआ है, तो इसका भी ये 5 गुना हो जाएगा। हमारा जो 100 की वैल्यू है 1800 का था, 18 यानी कि 9000 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई क्या बोल रखा है कि 4 वर्षों के लिए 7500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तो 20% थी और अगले 2 वर्षों के लिए 10% थी,
तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 20% फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगी, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, जो ये तो हमारा है प्रिंसिपल और ये हो जाएगी हमारी अमाउंट। देखो प्रिंसिपल पर कितना ब्याज लगेगा भाई, 5, पहले 2 साल तो 20-20% लगा है, तो 5 की राशि कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई। फिर 5 की राशि हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। ये था हमारा पहला साल, ये था हमारा दूसरा साल। अब देखो तीसरे साल 10% का लगा है और चौथे साल भी 10%, यानी कि 10% पे 10 रुपए है तो उसके कितने रुपए हो जाएंगे अमाउंट में, 11 रुपए हो जाएंगे। चौथे साल देखो, चौथे साल भी 10%, तो 10 की अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई, 11 हो जाएगी। अब देखो ये तो आएगा हमारा प्रिंसिपल, यहाँ आएगी जो वैल्यू, और ये आएगा हमारा अमाउंट। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, पंजू पंजू 25, और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए भाई, 2500 आ जाएगा। अब इसकी देखो 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और 36 की मल्टीप्लाई और करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 36 एकम 36, 6, 3, 36 दूनी 72, और 3 75, 5, 7, और 36 एकम 36, और 7 कितना हो जाएगा भाई हमारा, 36 एकम 36, 6, 3, 36 दूनी 72, और 3 75, 5, 7, 36 एकम 36, और 7 कितना हो जाए भाई, 43 हो जाए। यानी कि प्रॉफिट उसको कितना होगा भाई, 2856 रुपए का होगा। यानी कि जो उसको ब्याज मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला भाई, 2500 के अमाउंट पर 2800 रुपए, 2856 रुपए उसको क्या मिला भाई, ब्याज मिला है। अब देखो एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2500 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7500 दे रखी है। निकालने की इसकी वैल्यू है भाई 2856 रुपए की निकालनी है। तो काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 दिया 75, और इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, यानी कि देखो 3 दूनी 6, 11, 11, 121, 121 की और 6 की, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, फिर 6 से करेंगे 6 कुछ 36, 6 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 1, 6 से 42 और 1 43, 4356, यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा भाई, 1500, और यानी कि 1800 होगा भाई, 1856 होगा। सॉरी, जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 1856 मिला, तो 1856 की वैल्यू निकालनी है। मैं 1856 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लो इसको 1800 प्लस 56 दे रखा है ये में, ठीक है। तो 1800 की मल्टीप्लाई करो पहले 3 से, तो 5400 तो एक हो गया हमारा। और ये हमें मन मन में करना भाई, ये ऐसे नहीं कि पेन कॉपी से करना है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाए ना ऐसे, तो डायरेक्ट कर दो भी इसको। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 150, और 3 6 18, यानी कि 168 और जोड़ दो बीच में तो कितना हो जाएगा हमारा, 168 जोड़ेगे तो आप 8 6 4 और 1 5 5 5 6 8, यानी कि 5 5 6 8 देख लो भी कौन सी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। जो मिस्टेक आई थी कैलकुलेशन, ये यहाँ से आई थी भाई। 1856 जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको, और एक्चुअल अमाउंट हमारी कितनी है भाई, 2500 है। डायरेक्ट भी कर सकता था मैं कि 2500 की वैल्यू 3 गुना दे रखी है, तो 1856 की वैल्यू भी 3 गुना होगी। देखो भी क्या बोल रखा है इसने, एक्स और वाई एक कार्य को 9 दिन और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना आरंभ करता है, अगर वे बारी बारी से काम करते हैं, अगर वे बारी बारी से एक एक करके एक काम, एक दिन एक कार्य करता है, एक दिन दूसरा कार्य करता है, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो एक्स और वाई कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, 9 दिनों में। वाई कर सकता है 36 दिनों में। ये किसका है, डेज है। मान लिया टोटल वर्क हमारा, जो टोटल वर्क कितना हुई हमारा, टोटल वर्क है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 36 हो गया। ये पूरा काम करता है 9 दिन में, टोटल वर्क काम है 36 है, तो एक दिन की एफिशिएंसी उसकी कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। और वाई की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया भाई इसका, 4:1 आ गया। ठीक है। अब देखो पहले दिन एक्स कार्य करना शुरू करता है, बारी बारी से काम करते हैं। देखो 2 दिन में वो कितना काम कर देंगे भाई, पहले दिन मान लिया ए आएगा, दूसरे दिन मान लिया नहीं, बोल रखा क्वेश्चन ने, पहले दिन ए काम करता, दूसरे दिन बी काम करता है, तो 2 दिन में काम कितना हो जाता है भाई हमारा, 5 यूनिट हो जाता है। अब क्या करना आपको, जो 5 यूनिट काम है ना, जो जितना भी काम होना है ऐसे क्वेश्चन में, मान लिया ए और बी के एफिशिएंसी का कुल मिलाकर काम आ गया हमारा कितना, 5 यूनिट आ गया, तो 36 में से सबसे पहले तो 5 यूनिट घटा लो तो 31 यूनिट। सबसे पहले 31 यूनिट को काम पूरा करने की कोशिश करो भाई। 31 यूनिट को अगर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा भाई, 2 दिन में करा 5 यूनिट काम तो 6, यानी कि इसका 6 टाइम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 30 यूनिट काम करेंगे भाई। 12 दिन में करेंगे कितना काम, 30 यूनिट काम करेंगे।
अब अगले दिन कौन आएगा भाई 30 दिन के बाद, यानी कि 13वें दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा। ए कितना काम करता है भाई, 13वां दिन हो गया। ए काम करता है 4, तो कितने दिन हो गए भाई, 34 दिन हो गए। फिर 14वें दिन कौन सा आएगा भाई, 14वें दिन आएगा बी। बी कितना काम करता है भाई, एक काम करता है, तो काम कितना हो गया हमारा, 35 हो गया। अब देखो 14 दिन में हो गया हमारा 35 काम। अगर 14 दिन में 35 काम हो गया तो पहले दिन कौन आएगा, अब फिर से टोटल काम करना 36-35 काम हमारा हो चुका है, यानी कि 1 यूनिट की कसर है। अब देखो 14 दिन तो काम पूरा हो चुका है, यानी कि 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल यानी कि 7 गुना। अब फिर से एक काम पे आएगा। ये कितना काम करता है एक दिन में, 4 यूनिट काम करता है। 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, 1 यूनिट काम करेगा 1/4 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, 14 सी 1/4 दिन में हमारा टोटल काम हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए बोला था आपको कम करने के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में कई बार क्या होता है, आप डायरेक्ट क्या करने की कोशिश करोगे कि 2 दिन में वो है 5 काम है, तो 36 काम कराने के लिए डायरेक्ट 7 गुना कर दोगे, 7 दूनी 14 डेज, 14 डेज और यहाँ पर हो जाएगा 35 काम। लेकिन कई बार हमारा क्या होता है, एक्चुअल में गलत हो जाती है चीजें ऐसे। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को देखकर अंडरस्टैंडिंग कर जाओगे, हाँ इसमें ये करना है नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा कर सकते हो, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस करने की दिक्कत ना आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला था कि आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा, यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है, यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या बोला था, 20% कम हो जाती है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 से 1 कम हो गई तो कितना, 4 हो गई। अब देखो तो गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, हमने क्या कर दिया भाई, डिस्टेंस कर दी 5 से 4 और टाइम रखा हमने सेम। तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, टाइम इंटू स्पीड होती है। अगर टाइम हमारा सेम है तो जो डिस्टेंस आएगी हमारी, डिस्टेंस के रेशियो में हमारा क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो, और जो डिस्टेंस का रेशियो वही हमारा स्पीड का रेशियो, क्योंकि टाइम क्या दे रखा है इसने, इक्वल दे रखा है। तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो है वही किसका रेशियो हो जाएगा, हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड कितनी कम करनी पड़ी हुई से नहीं, तो क्या बोल रखा है, तो गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, गति में उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए भाई, अगर उसे टाइम पर पहुंचना है। यानी कि जो 5 डिस्टेंस है, मेरी यात्रा की अवधि, सॉरी देखो इसने डिस्टेंस नहीं बोल रखा, इसने बोल रखा है यात्रा की अवधि, यानी कि टाइम दे रखा भाई। सॉरी मैंने सोचा डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, ये दे रखा भाई टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाता है भाई, 5 से 4 हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा भाई, देखो डिस्टेंस सेम है, अगर टाइम 5 से 4 लगा है, देखो डिस्टेंस क्या होती है हमारी, टाइम इंटू स्पीड होती है। अगर स्पीड हमारी, अगर डिस्टेंस हमारी सेम है, तो जो टाइम और स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 4:5 हो जाएगा। तो उससे स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, कितने पर, 4 पर। तो कितना आ जाएगा हमारा 25%, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यात्रा क्यों ध्यान की टाइम दे रखा भाई, मैंने सोचा यात्रा यानी कि डिस्टेंस दे रखी है, तो 25% तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब ये वैसे भी देख सकते हो, अगर पहले टाइम वो 5 घंटे ले रहा था, अब वो 4 घंटे ले रहा है, तो उससे स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। देख लो यहीं पर स्पीड बढ़ भी रही है, और पहले वो टाइम 5 घंटे लेता था और वही दूरी तय करनी है, तो स्पीड कितनी थी उसकी, पहले कम थी, 4 यूनिट थी। यानी कि अपोजिट होता भाई, अगर आप ज्यादा दूरी तय करो, अगर आपको उतने टाइम में ज्यादा दूरी तय करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रखा है भाई, यदि एक राशि साधारण ब्याज से निवेश करने पर 18 से 5 वर्ष में स्वयं की 77/50 गुना हो जाती है, यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारा 50 था तो इंटरेस्ट कितना लगेगा भाई उस पर, टोटल होगी 77, तो इंटरेस्ट लग जाएगा उस पर 27। ठीक है। अब 27 इंटरेस्ट लगा है, कितने साल में लगा भाई, 18/5 वर्ष में लगा। 18/5 वर्ष को करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट आएगा भाई, 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकालो, 9×8=27, 9×2=18, यानी कि 7.5 इंटरेस्ट आएगा 1 साल में। और कितने अमाउंट पर है भाई, 7.5 इंटरेस्ट 1 साल में 50 रुपए पर है भाई।
मान लिया कि 50 रुपए है ये, तो 100% निकालने के लिए यानी कि रेट निकालने में तो बट इंटू में 100 करेंगे, बटे में 10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15, यानी कि 15% हमारी क्या हो जाएगी, रेट की इंटरेस्ट हो जाएगी। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देखो, ये थोड़ा ना जिसकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी होगी ना वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा भाई, ऐसे नहीं है कि नॉर्मली कर पाए। एक सेकंड होगा, हाँ तो देखो ऐसा ही क्या होता है भाई हमारा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बट बाई में 100 होता भाई। ऐसा ही कितना हो जाएगा भाई, ये बोल रहा है कि 18/5 और इसमें सम की, यानी कि अगर अमाउंट उसकी यानी कि प्रिंसिपल उसका 50 था ना, तो अमाउंट कितना हो जाता है भाई उसका 77/50 हो जाता है। 77/50 करेंगे तो यानी कि अमाउंट हमारा कितना हो गया भाई, 77 हो गया। ठीक है, अमाउंट 77 हो गया तो इंटरेस्ट कितना लगा भाई इस पर, 50 से 77 होने में 27 इंटरेस्ट लगा, तो ऐसा ही कितना आ गया हमारा 27 आ गया। प्रिंसिपल कितना था हमारा 50 था, टाइम कितना था भाई हमारा 18/5 वर्ष था, बाई में 100, रेट निकालना है हमें। अगर काटा पीटी करेंगे तो 50 दूनी 100, 9 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया, 5 उधर जाएगा तो 15, यानी कि रेट हमारा कितना आएगा भाई 15%। इसमें मैंने क्या कर दिया था कि 27 ब्याज मिला है, मैंने पहले तो उसको कन्वर्ट कर दिया कि एक वर्ष में कितना ब्याज मिला है उसको, एक वर्ष में 7.5 रुपए ब्याज मिला है, 7.5 रुपए कितने रुपए पर ब्याज मिला, एक साल में 50 रुपए मिला, तो मैंने यहाँ से इंटरेस्ट निकाल दिया। जो सा तरीका आपको समझ में आए वैसे कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 में चलो भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा कि रमेश एक शहर शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की, मान लिया शहर है ए से बी तक है, ये बोल रहा है कि रमेश शहर से जाते टाइम तो जाता है कि स्पीड से 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और जो सुरेश है वो शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है, उसे रमेश द्वारा ले गए इसमें से 6 घंटे कम समय लगता है, उन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसका मैं आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगा और जो ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा आपको, जो बेसिक मेथड आपका, और शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप इसमें कैसे ट्रिक यूज कर सकते हो। देखो ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये कौन गया भाई हमारा, रमेश भाई साहब गए आपके, और सुरेश भाई साहब आपके कितने उससे गए स्पीड से, सुरेश भाई साहब गए 77 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जो हमारा क्या दे रखा है इसमें, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देंगे तो हमारा किसका रेशियो आ जाता है भाई, टाइम का रेशियो आ जाता है। डिस्टेंस बटे में स्पीड कर देंगे तो हम देखो, मान लिया उसकी दूरी कितनी थी, डी थी, जो ये दूरी दे रखी है पूरी, ये कितनी हमारी डी है, तो डी है जो, वो जो रमेश था वो 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा, तो क्या लगेगा भाई, इस टाइम उसको ज्यादा लगेगा। और सुरेश किस गति से जा रहा है भाई, 77 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहा है। रमेश की स्पीड 44 किलोमीटर है और सुरेश की स्पीड है 77, तो यानी कि सुरेश क्या लेगा, कम टाइम लेगा। किससे लेगा भाई, रमेश से लेगा। ये रमेश का टाइम है और ये है सुरेश का टाइम। तो इसने बोल रखा है कि जो सुरेश है वो रमेश द्वारा ले गए इसमें से 6 घंटे कम लेता है। अगर इसको अब फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितने आ जाएगा भाई, इधर लिया भाई इसको, ये भाई 77 इज इक्वल टू 6। अब इसको डिस्टेंस निकालना भी हमें, डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अभी देखो। अब इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन भी रख रख कर देख सकते हो इसको। एक तो ये तो होगा आपका ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी भाई, डिस्टेंस आ जाएगी। एक तरीका क्या होता है, ऐसे दे रखा हो, चाहे तो ऐसे दे रखा हो जैसे इसने बोल रखा है कि ए से बी तक एक व्यक्ति इतनी स्पीड से जाता है और दूसरा व्यक्ति ए से बी तक इतनी स्पीड में जाता है और उनके टाइम का अंतर इतना है। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें दो फार्मूले लगते हैं हमारे, S1 इंटू में S2, S1 माइनस में S2 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये तो गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, S1 इंटू में S2 बटे में S1 प्लस में S2 इंटू में टोटल टाइम, जितना टोटल टाइम दोनों को लगा होगा। देखो जो पहले वाले में क्या होगा, जैसे इसमें बोल रखा है कि 6 घंटे कम समय लगता है, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है हमें टाइम का, तो इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला। और जिसमें बोल रखा हो ना कि रमेश गया इस स्पीड से और सुरेश गया इस स्पीड से, दोनों को टोटल टाइम लगा 11 घंटे, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड नीचे जुड़ जाएगी और टोटल टाइम यहाँ आ जाएगा। अब इसमें पहले वाले फॉर्मूले में रख के दिखा दूंगा हम आपको चीजों को।
स्पीड कितनी है भाई, पहले वाले की 44, दूसरे वाले की 73, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 33 आएगा, और टाइम का डिफरेंस इनटू में 6, ये क्या आ जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। और ये डिस्टेंस आएगी नहीं भाई, ये एक तरफ की आएगी, यानी कि इधर इधर की जो पूरी है, ये नहीं कि आने और जाने दोनों तरफ की डिस्टेंस होगी, ऐसा नहीं होगा भाई, एक साइड की डिस्टेंस होगी इसमें। तो 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 तिया 36, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 77 इंटू में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 8 सत्तू 56, 6 5 8 सत्तू 56, और 5 10 के 616 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी हमारा क्या है, 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ये वैसे तो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन मैंने फिर भी ले दिया, अगर आपको आ जाए ना तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक क्या बोल रखा भाई कि कोई एक सर्कल है और इतने मीटर का है, ये 2295 मीटर का है ये जो इसकी परिधि है, और सिद्धार्थ है जो उसकी स्पीड कितनी है भाई, सिद्धार्थ का टाइम कितना दे रखा है, 85 सेकंड दे रखा है, और जो यश है उसका टाइम कितना दे रखा है भाई हमारा, 45 सेकंड दे रखा है, कि एक चक्कर पूरा कर दे हैं। यदि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि सिद्धार्थ इस दिशा में दौड़ रहा है और जो क्या हमारा यश है ये इस दिशा में दौड़ रहा है, तो ये पूछा कि ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदु मिलेंगे, यानी कि 2295 मीटर में कवर करेंगे ना इतने, तो वे कितनी बार एक दूसरे को मिल चुकेंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई हमारे, एक तो विपरीत दिशा में चल रहा हो और एक हमारा एक डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में। इसमें क्या बोल रखा अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन बोल रखा हो तो स्पीड हमारी क्या होती है भाई, स्पीड का हमारा एडिशन होता है, यानी कि स्पीड हमारी जुड़ती है। तो अगर मैं टाइम निकाल ये निकालना होना कि वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिले हैं, तो जो स्पीड है ना हमारी, जो नहीं स्पीड नहीं, जो हमारा टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, 85 दे रखा है और 45 दे रखा है, इसका इसको शॉर्टकट इनकी रेशियो में ले आओ भाई, जितना शॉर्ट हो सकता है इसको, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 3 5 7 35 5 9 45। अब देखो सिंपल, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें ये बोल रहा है कि अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे, ये नहीं बोल रखा कि फर्स्ट बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे, पहली बार पहले बिंदु पर कब मिलेंगे वो, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा कि वे एक चक्र पूरा करने में पहली बार कहां पर मिलेंगे, ये नहीं पूछ रखा, इसलिए पूछ रखा कि टोटल पूरे जितने चक्कर करेंगे ना उसमें टोटल कितनी बार मिलेंगे। अगर इसने 17 और 9 कितना होता हमारा 26 होता है। देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोल रखा है तो इसको प्लस कर दो, और अगर ये बोल रखा है ना कि सेम डायरेक्शन में है तो इसको माइनस कर दो, यानी कि 17 मिशन हो गया 8। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोल रखा है तो 26 बार मिलेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में बोल रखा था तो ये 8 बार मिलेंगे। यानी कि जो टाइम दे रखा है इसको सबसे पहले तो जितना काट सकते हो उतना काट लो, यानी कि को प्राइम नंबर में ले आओ भाई इसको, यानी कि कुछ भी डिविजिबिलिटी ना रहे, दोनों में से डिविजिबल ना रहे, वैसा करके आप फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में तो जोड़ दो, और अगर सेम डायरेक्शन दे रखा है तो क्या कर दो आप इस चीज को माइनस कर दो, यानी कि इनका डिफरेंस ले लो कि डिफरेंस कितना रखा है। आई होप अभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर आ गए ना आपने वो वाले क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे कि अगर एक सर्कल है, सर्कल पर दोनों भागेंगे तो पहली स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, और एक ऐसे पूछ रखा हो कि कहीं पर भी पहली बार कब मिलेंगे, तो इसमें क्या होता हमारा, इसमें तो डायरेक्ट पहली बार मिलेंगे, उसमें तो टाइम का एलसीएम लेते हैं हम, और इसमें क्या लेते हैं जब कहीं पर भी मिलेंगे, इसमें डायरेक्ट जो डिस्टेंस होता है दोनों की स्पीड या रिलेटिव स्पीड अगर एक साइड में भाग रखे हैं वो, इनकी सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगी स्पीड, तो हमारा इनटू टाइम आ जाएगा, प्लस माइनस अपने हिसाब से कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा होगा तो टाइम पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद मिलेंगे। और इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट पर मिलने में, फर्स्ट पॉइंट पर मिलेंगे जब वो फर्स्ट पॉइंट पर मिलेंगे जब वो हमें क्या लेना पड़ेगा, टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा जब स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे वो। एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है कि दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है भाई x2 माइनस में x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 इसका स्क्वायर। ये क्या होता है भाई हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या होगा हमारा x2 कितना है भाई -2, और x1 कितना -3 है, इसका स्क्वायर कर दो।
y2 कितना हमारा माइनस का 6 है, y1 कितना हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। y1 को यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा भाई 5, 3 और 2 5, 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस में 6 और 6 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 और 25 कितना होता है हमारा 100, कितना होता है भाई हमारा 169 होगा, यानी कि रूट 169 कितना आ जाएगा भाई हमारा 13 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो भी क्या बोल रखा है कि मिश्र धातु है, उसमें क्या बोल रखा है एक मिश्र धातु एक्स है जिसमें तांबा और जस्ता बोल रखा है, क्या कितना दे रखा है भाई 70% है और 30% है। अगर काटा पीटी करेंगे तो 7:3 है। एक क्या बोल रखा है कि वाई है, उसमें क्या 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 दे रखा है मिश्र धातु वाई में तांबा जस्ता और एल्यूमिनियम दे रखा भाई, एल्यूमिनियम। एक्स में एल्यूमिनियम कितना है 0 है, यानी कि 0% है भाई। और मिश्र धातु वाई में क्या दे रखा है 40% तो तांबा दे रखा, 25% जस्ता दे रखा और एल्यूमिनियम दे रखा भाई 35%। ठीक है, अब इसको काटा पीटी करेंगे, इसको रेशियो में लेंगे तो 5 अट्ठा 40 पंजू पंजू 25 5 सत्ता 35। ये बोल रखा है कि अगर एक्स का 1 किलो समान है, एक्स में अगर 1 किलो समान है तो उसमें 750 ग्राम तो तांबा है और जो 700 ग्राम तो तांबा है और 300 ग्राम क्या भाई हमारा जस्ता है। अब ये बोल दिया इसने कि अगर हम एक्स के 1 किलो को और वाई के 3 किलो को यानी कि 1:3 में मिलाते हैं तो नई मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात पूछ रखा है, यानी कि तांबा और जस्ते का अनुपात पूछ रखा है। यानी कि देख लो अगर आप इसके 1 किलो को मिलाओगे 1 किलो में क्या मिलेगा आपको, यानी कि 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को 7 और 3, यानी कि 1 किलो में 7 यूनिट तो तांबा होगा और 3 यूनिट होगा हमारा जस्ता होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो 7 और 3 10, 8 और 5 13 और 7 20। सबसे पहले मिलाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई दोनों चीजों को इक्वल करना पड़ता है। तो 7 और 3 कितना होगा हमारा 10 होगा, 8 और 5 13 और 7 कितना होगा भाई हमारा 20 होगा। तो सबसे पहले इक्वल करो भाई, ऊपर वाले को इक्वल करेंगे तो मिलाने से पहले ना जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मिलाने से पहले दोनों चीजों को इक्वल करना पड़ता है ताकि हम सेम रेशियो में उठा सके चीजों को। तो 2 से मल्टीप्लाई करो भाई इक्वल बनाने के लिए तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, नीचे कितना आ जाएगा नीचे तो ऑलरेडी 20 है, यानी कि 8:5:7 है। अब 1:3 में मिला रखा भाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डायरेक्ट 14 6, यानी कि एक्स में तांबा और जस्ता कितना है 14 6 है और वाई में कितना आएगा भाई 3 अट्ठा 24 और 3 पंजे 15 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा भाई हमारा 38 और 6 और 5 11, यानी कि 21 आ जाएगा। ठीक, आई होप 38:11 एक ऑप्शन में है, तांबे और जस्ते का अनुपात पूछ रखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें आप कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि दोस्त इसमें एल्यूमिनियम का रेशियो भी दे रखा था और आपने यहाँ पर 7 था, लेकिन एल्यूमिनियम के रेशियो से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसमें जो भी धातु होगी उसमें 8 5 7 का रेशियो ना, तो 8 5 और 7 तो 8 और 5 तो उसमें होगा ही। यानी कि कोई धातु हो गई मान लिया कि 2000 ग्राम की है तो 800 ग्राम और 500 ग्राम तो उसमें तांबा और जस्ते का रेशियो होगा ही होगा, और हमसे तांबे और जस्ते का रेशियो पूछ रखा है तो पहले में तांबे और जस्ते का रेशियो निकालो और दूसरे में निकालो, डायरेक्ट जोड़ दो 38:21 हमारा क्या जाएगा भाई राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रखा है भाई, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और इनकी ऊंचाई दे रखी है और उनके आधारों का अनुपात पूछ रखा है। तो एरिया कैसे निकलता है 1/2 आधार गुणा में यानी कि बेस इंटू में हाइट, ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल में होगी बेस इंटू में हाइट, तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया कितना रेशियो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, 1/2 से 1/2 कट गया। हाइट कितनी दे रखी है भाई 5:7 दे रखी है, तो बेस 1 और बेस 2 का रेशियो आ जाएगा, उधर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7:5 हो जाएगा, यानी कि 5 से 5 यानी कि 7:3 हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रखा है कि इसका मोड बताओ और मीडियन बताओ। मोड क्या होता है हमारा बहुलक होता है, यानी कि बहुलक अगर मैं आपको सिंपल बताऊं जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होता है ना हमारी सीरीज में वही हमारा क्या हो जाता है मोड हो जाता है। अब इस सीरीज में देखो मोड हमारा क्या है सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है
सबसे ज्यादा बार आई थिंक 7 आया होगा भाई, तो 7 हमारा क्या आएगा, मोड आएगा, तो बहुलक यानी कि 7 पहले वाला क्या होना चाहिए, बहुलक होना चाहिए, तो 7 7 आना चाहिए पहला, ऑप्शन नंबर सी कट गया, ऑप्शन नंबर ए कट गया। अब हमसे क्या पूछ रखा है, माध्यिका और पूछ रखे, माध्यिका में सबसे, माध्यिका क्या होता है हमारा, माध्यिका होता है बीच वाला नंबर, माध्यिका क्या होता है भाई हमारा, बीच वाला नंबर होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करना पड़ता है, माध्यिका निकालने के सबसे पहले सीरीज को हमें अरेंज करना पड़ता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में करना पड़ता है भाई। आरोही क्रम में करेंगे तो अरेंज करो भाई, सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 आई थिंक एक बार ही है, 4 के बाद आएगा 5, और 5 भी एक बार है, उसके बाद आएगा 6 भी एक बार है, 7 कितनी बार है भाई, 3 बार है, 7 के बाद आएगा हमारा 8 भी एक बार है, 8 के बाद कितना आएगा 9, 9 कितने बार है भाई, 2 बार है। तो संख्या होगी 3 3 6 3 3 और 1 10, 3 3 6 3 3 9 और 2 11, नहीं एक जगह मिस्टेक होगी, देखो कहाँ होगी, कौन सा नंबर ज्यादा बार आया हुआ है, 6 5, 5 2 बार आया हुआ भाई, तो टोटल नंबर हमारे यहाँ भी 11 हो गया, यहाँ भी 11 हो गया। अगर आपको कंफ्यूज लगे ना तो ऐसे काउंट कर सकते हो आप, ये 2 5 है भाई, ठीक है। अब देखो 11 है, अगर इवन नंबर दे रखे हो हमें, तो इवन नंबर में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ओड नंबर का। देखो ये ओड नंबर हमारे, अगर ओड नंबर दे रखे हो ना, तो ओड में +1 करो और बाई में 2, हमारा क्या निकल आएगा, बीच वाला नंबर निकल आएगा। यानी कि ओड नंबर हमारे कितने यहाँ पर 11 है, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके छठा नंबर, छठा नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या दे रखा हो, इवन नंबर दे रखा हो, तो इवन नंबर में कैसे होगा, इवन नंबर में होगा सबसे पहले तो इवन नंबर को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो, इवन नंबर जैसे 12 दे रखा है, तो 12 को डिवाइड करेंगे तो छठा नंबर आएगा, और एक क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर +1, इनकी छठवां नंबर, और एक से एक अगला नंबर भाई सातवां नंबर, इनके छठवां और सातवां नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इवन नंबर दे रखा हो ना, जैसे जैसे 12 इवन नंबर आ रखा हमारा, यानी कि 12 नंबर है टोटल, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आ गया, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, इनके छठवां और सातवां नंबर का एवरेज हो जाएगा। देखो यार कंफ्यूज मत हो आप भी। देखो 1 2 3, इसमें डायरेक्ट कितने नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, तो 3 नंबर में इन दोनों का बीच वाला कौन सा संख्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर हमारा 4 हो जाता तो क्या होता हमारा एवरेज, एवरेज दूसरा और 3 इन दोनों के बीच का होता, ठीक है। यानी कि 4 को टोटल नंबर कितने इवन नंबर 4 है, 4 से को 2 से डिविजिबल करेंगे 2 आ गया, और 2 में 2 से अगला नंबर कौन सा होता है, दूसरी और तीसरी संख्या का निकालना पड़ेगा हमें, दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी तीसरी संख्या कौन सी है हमारी, 2 और 3 है, यानी कि इन दोनों का जोड़कर जो एवरेज आएगा ना वो माध्यिका हो जाएगी हमारी। यहाँ पर 11 नंबर थे तो ओड है, यानी कि छठवां नंबर निकालना, छठवां नंबर देख लो भी कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 7 हमारी माध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसने बोल रखा है कि 65 स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल लगाने की लागत 9100 रुपए है। यानी कि ये समझ लो ये आपका आयताकार कमरा है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, 7x और 5x है, ठीक है। कमरे के फर्श का परिमाप ज्ञात करना है, ये बोल रखा है इसने कि इसमें टाइल लगा रखी है, यानी कि इसका एरिया निकालना हमें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, तो 7x गुणा में 5x, और क्या बोल रखा है, ये एरिया आ गया भाई, इतना एरिया में ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया हमारा, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 65 रुपए खर्चा है, 65 रुपए खर्चा इतने मीटर, 1 मीटर का, तो इतने मीटर का कितना हो जाएगा इंटू में 65, और टोटल खर्चा कितना दे रखा भाई, 9100 रुपए दे रखा, तो 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 से 91, 700, 7 से काटेंगे तो भाई 100 आ जाएगा हमारा, और 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया भाई, 4 आ गया, तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो एक्स हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर एक्स हमारा 2 आ गया तो कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई हमारी 14 हो जाएगी, और ब्रेड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इसका परिमाप निकालना है, परिमाप क्या होता है, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ यानी कि 24, परिमाप हमारा क्या होता है, 2 × 12 प्लस में बी होता है,
तो 14 और 10 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें हम शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि 7 और 5 12, ये तो पता चल गया था हमें 12 का मल्टीपल होगा, लेकिन 12 के तो हमें यहाँ पर सारे मल्टीपल दे रखे हैं तो मुझसे गैस नहीं करे थे, हमें निकालना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 13 का ये आंसर होगा भाई। एक चिड़ियाघर में देखो भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में घोड़े और कबूतर हैं भाई। यदि सिर गिने जाएं तो 200 सिर है उनके, यदि पैर गिने जाएं तो 580 पैर हैं। तो क्या हो जाएगा, कितने कबूतर हैं? तो पूछ रखा हमसे भाई कि कितने कबूतर हैं। देखो 200 सिर हैं, मान लिया जो कबूतर हैं हमारे वो एन कबूतर हैं, तो सबका सर तो एक एक है। अगर एन कबूतर हैं तो घोड़े कितने बच जाएंगे भाई हमारे, 200 माइनस एन। कबूतर कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, तो एन कबूतरों के कितने पैर होंगे। घोड़ों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 200 माइनस एन घोड़ों के कितने पैर होंगे। टोटल पैर कितने दे रखे भाई, 580 दे रखे। एक तो आप यहां से निकाल सकते हो, एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कबूतरों की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्ट। ये तो था आपका ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन शॉर्टकट मेथड हमारा क्या होता है। देखो घोड़े कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। दो दो पैर तो दोनों के हैं, दो दो पैर तो दोनों के हैं। अगर दो दो पैर दोनों के हैं तो 200 पैरों में, 200 सिरों में कितने पैर हो जाएंगे, 400 पैर तो सीधे हो गए। अगर दो दो पैर दोनों के हैं तो 400 पैर तो हो गए, बचे गए कितने पैर भाई, 180 पैर बच गए। 180 पैर क्यों बच गए, क्योंकि घोड़े के 2 पैर ज्यादा थे। हमने घोड़े के दो दो पैर तो ले लिए थे, लेकिन 2 पैर नहीं लिए। तो एक घोड़े के 2 पैर ज्यादा हैं, तो दो दो पैर कितने घोड़े पर ज्यादा हो सकते हैं, 180 में, यानी कि 180 टोटल पैर हैं, एक घोड़े के 2 पैर हैं, तो 90 ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि घोड़े की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 90 आ जाएगी। घोड़े की संख्या 90 है, तो 200 में से 90 घटा देंगे तो कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ऐसे था, ओरस थे और हमारे कबूतर थे। दो दो कबूतर के 2 पैर हुए हैं, ओरस के 2 प्लस में 2 4 पैर हुए हैं, तो 2 और 2 पैर तो दोनों के पास है। मान लिया कि जो 200 शिराणे थे ना, वो सबके 2 2 पैर थे, तो सबके 2 2 पैर थे, तो 400 पैर तो कंप्लीट हो गए हमारे, लेकिन 180 पैर बच गए क्वेश्चन के अनुसार। 180 पैर क्यों बच गए, क्योंकि दो दो घोड़े का 2 2 पैर हमारे बच रहे थे जो फालतू थे, तो 90 घोड़े आ गए और 110 कबूतर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है कि 6400 रुपए पर एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना हुई। तो अंतर कितना हमारा, 5% वार्षिक दर से और अर्धवार्षिक संयोजन पर। देखो अगर रेट हमारा 5% है, 1 साल का तो 5% हो गया। अगर अर्धवार्षिक करेंगे इसका तो 6 महीने में कितना लगेगा भाई, 2.5% लगेगा, 2.5% लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, अर्धवार्षिक में 2.5 और 2.5 का क्या करना पड़ेगा, हमें सक्सेसिव करना पड़ेगा, यानी कि 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू में 2.5 और परसेंटेज का नाम का 100 और 2 हमारे ये हो जाएंगे भाई, डेसिमल उतरेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 25 चौका 100, 400 का 25 एकम 25 15 25 छिक्का 150 हो गया, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस में 1/16 आ गया। यानी कि जो अगर हमारा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ना, तो उसमें तो लगेगा 5 प्लस में 1/16% ब्याज, और वैसे पूरा साल का लग रहा 5% ब्याज। तो अर्धवार्षिक में से वार्षिक वाला 5% घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 116% ज्यादा आ जाएगा। 116%, 1/16% आएगा, यानी कि 6400 का 1/16% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, परसेंटेज का नाम के 2 जीरो आ जाएंगे, 2 से 2 जीरो 16 चौके 64, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंस हो जाएगा। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 6400 का 5% कितना होगा, 5 का 30 5 का 20, यानी कि 320 रुपए होगा। जब अर्धवार्षिक करते हैं तो 2.5% 5% तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के 6 मंथ वाला है ना, यानी कि जो स्टार्टिंग के 6 मंथ वाला है, इस पर भी तो फिर 2.5% ब्याज लगेगा ना, इसलिए एक्स्ट्रा ब्याज हो जाएगा। वैसे तो इसको जोड़ेगा 6 और 6 को तो 5 हो जाएगा, लेकिन
ये 2.5 और 2.5 हमारा 5% हो जाएगा। लेकिन जो पहले वाला होगा ना, जब 2.5 लेंगे तो इस पर ब्याज भी तो लगेगा ना। जैसे 6 मंथ की होगी, 6 मंथ में 100 रुपए है, तो 100 रुपए पर पहले तो मान लिया 100 और 100 रुपए ब्याज लग गया। पहले तो टोटल लग गया था 200 रुपए ब्याज। लेकिन अब क्या होगा, 2.5% यानी कि 6 मंथ और 6 मंथ है, ये अगले 6 मंथ ही 100 रुपए पर भी तो ब्याज लगेगा ना 2.5% के उससे, तो ये ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। और अगला मॉक टेस्ट नंबर 8 मैं जल्दी लेकर आऊंगा। आपको अपना फीडबैक देना जरूर भूलें कि क्या चीज़ों को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस चीज़ों को हम एज इट इज चलने दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का आप लेवल भी बता सकते हैं कि ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा हो मॉक टेस्ट का लेवल। हरियाणा पुलिस और इनसे तो बहुत ज़्यादा लेवल अप पर है भाई इनका, कुछ भी मैथ नहीं आता हरियाणा के एग्जामों में। मेंस में तो फिर भी हल्का फुल्का आ जाता है, लेकिन हमें बी रेडी रहना चाहिए भाई, ताकि कुछ भी हो सकता है कल ने, अगर ज़्यादा मुश्किल भी आ जाए। क्योंकि हरियाणा में कंपटीशन इतना कट कट थ्रोट है भाई। अगर एक क्वेश्चन भी मैथ में, अगर 2 क्वेश्चन भी ढंग के आ गए ना, अगर वो ऑप्शन नहीं हुए, तो मतलब सिलेक्शन आपका वहीं से ब्रेक हो जाएगा। आप चीजों को कभी भी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। अब देख लो, ग्रुप डी में 15 लाख तो फॉर्म फॉर्म भरे गए हैं, और वैकेंसी कितनी आएंगी, स्टार्टिंग में 10,000 आ जाएंगे। तो परसेंटेज निकाल लो कितना होगा, कुछ भी परसेंटेज नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो चीजें इस तरीके से चलेंगे भाई। इससे ज्यादा अलग आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज एक बार बच्चे ने बेसिक जरूर के लेकर रखा हो, तभी इन चीजों का आप पर प्रभाव पड़ता दिखेगा। इन चीजों का बेसिक आपको जरूर से जरूर एटलीस्ट एक बार तो सभी टॉपिक में से आप गो थ्रू होने चाहिए पहले, जिससे मॉक टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपने पहले से गो थ्रू रखे ना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप 25 के 25 मॉक टेस्ट लगा लेना, और जिस दिन पेपर हो जाए आकर मिला लेना। एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटा मिलेगा किसी भी टॉपिक से। तो मिलते हैं एट्थ मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।